शहबाज शरीफ का बयान, कहा उनके साथ रवा रखी जाने वाली गलती को ठीक किया जाए, कौम निज़ाम अदल की तरफ देख रही है। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वायरल ऑडियो को जाली करार दे दिया, कहा ऑडियो फैब्रिकेटेड है, ये आवाज मेरी नहीं। हम इन तरामीम को सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद करते हैं तो जूते पे नोक कर देते हैं। इस हुकूमत को अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो वो काफ लीग और MQM की जमातें हैं। आइन में तरमीम कर दे, जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। इमरान खान को दिन में और ख्वाब में मैं मिलता हूँ। आपके पास सिर्फ एक ही एजेंडा था कि शरीफ खानदान को किस तरह कोने पे लगाना है। ये सारे वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम को बचा रहे हैं। हुकूमत का बिजली मजीद महंगी करने का इंदिया। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा IMF के साथ एनर्जी पर मुआहिदा हुआ, चंद माह में शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़े। इनमें से हमने कोई सौदा नहीं किया, ये सारे पिछले सौदे हैं, पिछले बिजली घर हैं जो अब चालू हो रहे हैं, जो पहले सौदे हुए थे सॉवरेन गारंटीज हैं, और इनकी पेमेंट करने के लिए हमें ये टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। सबसे पहले घबराना नहीं। दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बहुत कुछ हो गया इस वीकेंड पे और आज आइसिंग ऑन द केक आई। वो कहते हैं ना, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ अ बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि IMF के साथ मुआहदा तय पा गया है। बैड न्यूज़ है IMF के साथ मुआहदा तय पा गया। जो आज चीज़ें पता लगी हैं उसमें जो अब इंडिकेशन खुद सरकारी तौर पर हो गई है कि पेट्रोल भी और महंगा होगा। हमाद अजहर साहब ने कह दिया है बिजली और भी महंगी होगी। पहले कॉस्ट ऑफ बिजनेस डूइंग इतनी थी, 1.5% इन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। फिर बाद में ख़बर आई कि जी स्टेट बैंक ने यह भी कह दिया कि जो बैंक्स जो मुनाफा देंगे कम से कम 7.25% दें, जो इन्फ्लेशन रेट से नीचे है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। दूसरा, ओवर द वीकेंड हमने ये देखा PTI के जो सेनेटर भी हैं और सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, चौधरी एजाज साहब, वो TLP के रहनुमा साद रिजवी साहब के घर भी गए और उन्होंने गुलदस्ता भी पेश की। और फिर बाद में रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनसे पूछा गया कि क्या आप इजाज़त से गए वज़ीर आज़म की। उन्होंने कहा मैं कोई मुलाकात भी वज़ीर आज़म की इजाज़त बगैर नहीं करता। तो कल तक एक जमात जो इंडिया की एजेंट थी, कल तक वो जमात जो पुलिस वालों के मारने में शामिल थी, प्रॉपर्टीज जलाने में शामिल थी और दुनिया की हर बुराई उसमें थी, अब सडनली उनको वज़ीर आज़म की हिदायत पे उनके वज़रा जाके मिल रहे हैं, उनके सेनेटर्स जाके मिल रहे हैं, उनसे अलायंसेस की बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है? और अभी तक हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने आया नहीं है कि इसमें डील हुई क्या है। सिमिलरली क्या अब IMF के साथ जो निकात तय हुए हैं, क्या ये भी हमारे लिए एक शिमला मुआहदा बन जाएगा कि हम इसके भी इंतज़ार में बैठे होंगे? बिकॉज दोनों मुआहदों के कॉन्सिक्वेंसेस पूरी कौम भर रही है। ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट्स हुई हैं। लेकिन आज फिर हमने देखा कि एक और भी कंट्रोवर्शियल ये इशू उठा, दो बड़े इंपॉर्टेंट। फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब के निसार साहब के ऊपर उनकी एक ऑडियो टेप निकाली गई और बड़ी सीरियस उस पर बहस शुरू हो गई और बड़े क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं। और ये भी सवाल आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के बारे में ये टेप है, अगर सच्ची है तो उससे कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर ये गलत बात है तो क्या इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए, क्योंकि इस पे अब आला अदलिया के अपने किरदार, वक़ार और न्यूट्रलिटी और क्रेडिबिलिटी सब पे बड़े सीरियस सवाल उठ गए हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हमने देखा एक और कंट्रोवर्सी चल पड़ी कल, जब आसमा जहांगीर साहबा का वो एनुअल एक इवेंट होता है, उस पर गए, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी तकरीर की, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी तकरीर की, और फिर आखिरी सेशन पे अगले दिन नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर बहुत इशू बन गया। उसको हमारे पे बैन है, हम नहीं दिखा सकते बिकॉज वो वांटेड हैं, मफरूर है अदालत से, उस पर कोर्ट का बार है, पैमरा का बार तो वहाँ अप्लाई नहीं होता था। उस पर भी एक सवाल उठ गया कि क्या हमारे टॉप जजेस को किसी भी किस्म के पॉलिटिकल पब्लिक फंक्शंस पे जाके तकरीर करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर बाद में गिला करना कि उसको बुला लिया, मुझे बुला लिया, लेकिन क्या इन द फर्स्ट प्लेस जाना चाहिए? क्या जजेस को ये जेब देता है?
और बाद में जो कंट्रोवर्सीज़ हैं इसका अगेन नुकसान तो सारा उस पर ही है। ये 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आज हम बात करेंगे एंड आई हैव गॉट अ वेरी ज़बरदस्त पैनल जिसको कहते हैं। सेनेटर शिबली फराज हमारे साथ हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन टू नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज और एक्स गवर्नर सिंध। और सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, एमिनेंट लॉयर, सेंट्रल लीडर हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा हैं। इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज़रा शिबली साहब ये बताएं, महंगाई का जो आज यू कैन डक द क्वेश्चन, आप कहते हैं फाइनेंस वाले जवाब देंगे, लेकिन आज जो हमें नज़र आया सामने, डॉलर आज 175 रुपये प्लस पैसों पे है, मार्केट में 166 177 के ऊपर 176 177 पे है। स्टॉक मार्केट आज 744 पॉइंट फिर गिर गई है। पिछले 10 दिनों के अंदर ये तीसरी बारी 600 500 पॉइंट गिर रही है। तो ये तो नज़र आ गया कि बिज़नेस कम्युनिटी का क्या है। 25 को ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी हड़ताल पे जा रही है। ये अगर इस तरह ही महंगाई होनी, पेट्रोल बढ़ना है, अगर बिजली और बढ़नी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पहले लोगों को समझ नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट रेट आपकी गवर्नमेंट बढ़ा रही है और अभी कुछ चीज़ें हैं, अभी तो सरकारी तौर पे आज हो गया है कि महंगाई और होगी, कैसे चलेगा काम? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुश्किल फ़ैसले हमारी हुकूमत को लेने पड़ रहे हैं वो एक ओवरऑल जो हमारी एक इकॉनमी है जो कि हमेशा बड़ी फ्रेजाइल रही है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें पिछले 70 सालों में, स्पेशली इन द लास्ट 40 ईयर्स और सो, हमारी इकॉनमी हमेशा बूम और बस्ट के साइकिल से गुजरती रहती है। अब इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड पूरी इंटरनेशनल जो इकॉनमीज़ हैं, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो सारी जगहों पे इसने अपनी लपेट में ली है। जिस तरह के कोविड का जो पेंडेमिक था उसने पहले आपको हेल्थ वाइज चैलेंज किया, उसके बाद जो है तो अब हमें चैलेंज कर रही है इन्फ्लेशन वर्ल्ड ओवर हर जगह पे। और ये आर्गूमेंट कहना कि जी हमारा मुल्क डिफरेंट है, नहीं, सबके लिए। अगर एक बंदा अमेरिका में $1 का पेट्रोल भरा रहा था, अब वो $3 का उसकी अगर कैपेसिटी है भी तो $3 वो उसकी जो सेविंग है उससे कम हुए हैं। ये नहीं है कि जी वो ही कैन अफोर्ड टू, उधर $2000 की तनख्वाह वाले भी लोग होते हैं, 3000 वाले भी होते हैं और वो बिल्कुल मंथ टू मंथ रहते हैं। आप कह रहे हैं हमारा पॉलिसी सारी साजी ठीक है, अब दुनिया बदल गई, हम क्या करें? देखिए, दुनिया हम पे एक ऐसा मुल्क जो कि जिसको के सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है इंटरनेशनल इदारों की। ज़ाहिर है कि जब आप वो करेंगे तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, एंड आई एज एन एक्स बैंकर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर यू गिव लोन टू समवन, उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस भी देती हैं और वो उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। ये नहीं है कि आपने कर्जा लिया। ये 1.5% आपने बढ़ा दिया, मैं इस पे बाद में आऊंगा, मैं इकोनॉमिक ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, मैं इसका मैं सिर्फ आप गैस भी बंद हो गया पूरे मुल्क में, चूल्हे ठंडे हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इन लोगों पे आपने केस सवाल सुन ले, आपने इन लोगों पे केस किए कि इन्होंने टर्मिनल बनाए LNG के और जी उन्होंने बड़ा इसमें माल बना लिया जी। कम से कम 3 टर्मिनल्स बन तो गए। आप लोगों ने जो इसमें ऐड करने थे और बंदे लाने थे और 2 टर्मिनल्स आपने प्रॉमिस किया था कि हम बनाएंगे और देखेंगे आप कितने सस्ते बनाए हैं, आपने तो टर्मिनल भी नहीं बनाए। अगर आज आपके टर्मिनल्स बने होते और LNG आ जाती है, पूरे मुल्क में गैस तो ना बंद होती। आप लोगों ने किया तो कुछ भी नहीं है सिवाय इल्ज़ाम देने के। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि गैस का जो जहाँ तक मसला है कि देखें 96 से मुझे याद है, मैं जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो मुझे उस तक याद है कि तंदूरों में भी गैस नहीं होती थी, कि खाने के लिए रेस्टोरेंट्स में नहीं होता था। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। एंड 96 से अभी लेके 25 साल हो गए हैं। इस दौरान में जाहिर है कि जो स्टोरेज या यूजेज है वो भी बढ़ गई है। तब्दीली कहाँ है? और नहीं, देखिए, तब्दीली ये नहीं है कि एक मैजिक वैंड है कि घुमाया और सारा कुछ सब कुछ ये हो जाएगा। दीज आर प्रोसेसेस। मतलब है कि हमारे वक्त में तो हम हर चीज का ख्याल कर रहे हैं कि अब देखिए 5 साल में से 3 साल तो ये आपके हो गए, आप 20 साल के लिए इलेक्ट नहीं हुए थे। नहीं, इंशाल्लाह जो है ना, ये करप्शन आपने 90 दिन में खत्म करनी थी। नहीं, वो सब ठीक है। मैं आपको आपने जिक्र किया कि जी स्टॉक मार्केट टैंक कर रही है या नीचे आ रही है। आपको पता है, आप बैंकर नहीं रहे हैं लेकिन आपका बैंकरों से वास्ता रहा है कि जब भी स्टॉक मार्केट, तब भी चाहे हमारी हो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो, नैस्डैक हो, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट्स नीचे आती हैं। इसी तरह जब स्टॉक प्रॉपर्टी को भी अफेक्ट होता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, बिकॉज इट्स ऑल लिंक्ड।
तो जहां तक उसका स्टॉक मार्केट का जुबैर को भी ले लें, जुबैर साहब से भी आते हैं। जुबैर साहब जल्दी से ये बताएं, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, हमारी पॉलिसीज नहीं है, ख़त्म है। आप ठीक है IMF के पास जा रहे हैं, आप लोगों की बुरी पॉलिसीज थी। आज हमाद अजहर ने भी कहा, उन्होंने कहा जी पहले 800 अरब था, अब जौन सा बाय द टाइम हम जाएंगे तो गर्दिशी कर्जा जौन सा है वो तो 1800 अरब पे खड़ा होगा। इन लोगों ने, आप लोगों ने डील्स की हैं, सब कुछ किए, हम तो आपके भुगत रहे हैं आपके सारे खर्चे, और दिस इज इट। देखें, या दुनिया का कसूर है या आप लोगों का कसूर है। या मालिक, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी टॉक शो में हर पार्टी को जो भी स्टैंड हो वो डिफेंड करना पड़ता है। कोई बोर्ड रूम हो ना, तो एक दफ़ा जब कह दिया जाएगा कि जी खित्ते में ये है महंगाई के रेट्स, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जो एक्सेप्टेड एक तरीका है कंपैरिजन करने का कि जी मिसाल के तौर पर कि खित्ते में या पूरे दुनिया में कहाँ ज़्यादा महंगाई है, कहाँ कम है, एंड सो ऑन, वो एक्सेप्टेबल इंडिकेटर्स हैं। वो पाकिस्तान जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने एक नई इन्वेंशन कर दी है। क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल बिल्कुल फिनोमेना है, बट हमारे यहाँ से तकरीबन आधी एवरेज जो है हमारे खित्ते की 4% है, हमारी 9% से ऊपर है महंगाई की शरह। और अगर आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ले लें, जिसमें ज़ाहिर है वो चीज़ें शामिल होती हैं जो मासेस को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, लोअर मिडिल क्लास को, तो वो तकरीबन 18% है। तो या तो ये आप जब ये कहते हैं तो कंपैरिजन करते हैं ना। आप जब कहते हैं पिछले एतवार में, तो पिछले एतवार में तो हम 3% छोड़ के गए थे। तो अगर आपसे, और फिर 3.5 साल के बाद तो आप ये नहीं बहाना करते, अब ये 96 पर पहुंच गए कि तंदूर नहीं चलता था, वहाँ रोटी नहीं बनती थी। मसला ये है कि आपने आके, जिस तरह आपने टर्मिनल की एग्जांपल, बनने नहीं शुरू हुए हैं, अवार्ड नहीं हुए कॉन्ट्रैक्ट 3.5 साल में, या तो ये। और दूसरी हमाद अजहर की बात जो आप कह रहे हैं कि महंगाई, भाई आप जब आए थे तो आप एस्टिमेट करते कि ये हमें कितना देना पड़ेगा, हमारे जो टर्मिनल्स या हमारे जो कारखाने लगाए हुए हैं, और उसकी मद में हमें हर साल कितना देना पड़ेगा, और हम हर साल या हर 6 महीने के बाद बिजली की कीमत इतनी बढ़ाएंगे। क्या आपका ये एस्टिमेट था? क्या आपने 2018 में ये बताया था कौम को कि 2021 आ जाएगी, ख़त्म होने वाला होगा, फिर भी हम पिछले अदवार का बहाना करके हम बिजली के, इन्होंने क्या गलत किया है? जुबैर आप ये बताएं, इन्होंने क्या गलत किया है या क्या नहीं किया जो करना चाहिए था? जो ये ठीक कर, क्या इन्होंने गलत किया है जो इन्होंने, जिस तरह लाइन लॉसेस हैं, मैं बताता हूँ, मैं लाइन लॉसेस हैं, लाइन लॉसेस क्या कम हुए, ज़्यादा हुए? ज़्यादा हुए। क्या रिसीवेबल जो होता है, जो आप लेते हैं, उन्होंने आज क्लेम किया, हमाद अजहर साहब ने क्लेम किया कि कम हुए, जाती तो अच्छा होता, वो नीचे उन्होंने कहा कि कम हुए। जी, हमाद अजहर ने कहा कम हुए लाइन लॉसेस। हमाद अजहर के फिगर्स पता नहीं, नेप्रा के फिगर्स अगर वो ले लें तो उससे पता चल जाएगा, जो सितंबर तक की रिपोर्ट थी वो ज़्यादा हुए। इन एनी केस द पॉइंट इज, अगर 3.5 साल के बाद आप ओनरशिप नहीं लेते हैं लोगों की मिजरी की, तो फिर 5 साल के बाद कैसे लेंगे? मुझे आप बता दें। 3.5 साल और 5 साल में क्या फ़र्क है? तो इसका मतलब यह है कि आपने 5 साल तक कुछ करना ही नहीं था, तो फिर आप जब शुरू हुआ था आपका टेन्योर, तो आप बता देते कि इस टेन्योर में हम कुछ नहीं कर सकते, बजाय कि कुछ नहीं कर सकेंगे, हम तबाह कर देंगे आपको। हम गुर्बत के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, महंगाई के हवाले से, कर्जे ज्यादा लेने के हवाले से कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें तो आपको तो फिर आज आपको तो आप लोग तो आज खुश होंगे ना, थोड़ा बहुत बच जाएगा वो इंटरनेशनल। आपको तो ज्यादा मवाद नहीं मिल गया अपनी तहरीक के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट तो आज खुद कंसीड कर रही है कि जो मेजर्स आगे लेने हैं, टैक्स की जो एग्जेम्पशंस है वो भी विड्रॉ होंगी, वो भी 250-300 अरब का वो भी विड्रॉ होगा, वो भी हो जाएगा। इट इज जी, इट इज़ फॉर पेट्रोलियम लेवी को ले लें। पेट्रोलियम लेवी का जब जून में बहस कर रहे थे फेडरल मिनिस्टर साहब, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे, तो उस वक्त हम कह रहे थे कि इनको बढ़ाना। 620 बिलियन आपने बजट में रखा था, आप 620 बिलियन तो इस तरह से, इस शरह से तो ले ही नहीं सकते थे, तो किस तरह से आपने रखा था? दूसरी बात यह है कि इट इज़ एक मेरे लिए कि बॉटम लाइन ये है कि अगर दिस इज़ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान टू डिसाइड कि क्या वो डिलीवर करने के अहल हैं, क्या उनकी टीम में कैपेसिटी है। क्लियरली नहीं है तो कभी ये बहाना होगा, कभी दूसरा बहाना होगा, कभी इंटरनेशनल फिनोमेना होगा, कभी पिछले एतवार का बहाना होगा, कभी माफियाज का बहाना होगा। क्या फैसला साजी आप करने के काबिल हैं भी या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 3.5 साल में ये प्रूव हो गया, एंड दे शुड एक्सेप्ट दैट। चल, मैं इकॉनमी पे ज़्यादा अभी रहना नहीं चाहता, महंगाई तो अभी बातें चलेंगी, उस पर अलग प्रोग्राम हमने करना है, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और मैं खोसा साहब आपसे शुरू करूँगा। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी चल पड़ी है, जो कल
फंक्शन हुआ आसमा जंगीर साहिबा का, और उसके ऊपर वो एनुअल फंक्शन होता था, बीच में 1 साल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल। उस पर चीफ जस्टिस भी गए, उन्होंने भी तकरीर दे मारी। फिर उसके बाद जब नवाज शरीफ की स्पीच आई उस पर बड़ा इशू बन गया। पहला सवाल तो ये है, क्या हमारे टॉप जुडिशरी के जो लोग हैं, क्या उनको पब्लिक या पॉलिटिकल फंक्शंस पे जाके तकरीर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो सेकेंडरी इशू आता है। पहले तो मुझे ये ज़रा आप बताएं, आप खुद एमिनेंट लॉयर हैं। देखिए मालिक, मेरा ख्याल में तो पहली बात ये है कि ये बिल्कुल जुडिशरी को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पैटर फेमिलियस है, ही इज़ फादर ऑफ द एंटायर जुडिशल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, सारी जुडिशरी का। वो हो गए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो है अदालत है सूबों में, उनके, और फिर हमारे फेडरल कैपिटल के भी चीफ जस्टिस मौजूद थे और दीगर जज साहिबान सीनियर मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि कतअन उनको नहीं आना चाहिए था ऐसे फंक्शंस में जो बिल्कुल खालिसतन उनमें सियासी रुझानात हैं, सियासी टॉपिक्स उस पर रखे हुए हैं, सियासतदान आ रहे हैं। और फिर कितनी एम्बैरसमेंट होती है जब एक सीनियर वकील जो है और जो सुप्रीम कोर्ट का साबका सदर भी रहा है, वो जब कहे तो मुझे शर्म आती है कि ऐसी अदलिया जो 126वें नंबर पर है, 128वें नंबर पर, और मैं जो है महसूस करता हूँ कि ये वो अदलिया है ही नहीं जिसने पाकिस्तान की कोई अदालती निज़ाम को दुरुस्त किया हो। आज का बच्चा रोता है इस अदालती निज़ाम से, तो मुझे बताएं। और उसके बाद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का फिर आखिरी खिताब होता है, और आखिरी खिताब हमेशा वो करता है जो नॉर्मली सबसे की स्पीकर होता है या चीफ गेस्ट होता है। तो क्या जेब देता था जिन लोगों ने उसे सिसिलियन माफिया कहा हो, जिन लोगों ने उसे कन्विक्ट किया हो, जिन लोगों ने, जिन जजेस साहिबान के पास उनकी इस्लामाबाद में नालिश चल रही हो अपीलें, जिनमें एक तौहीन अदालत का इर्तकाब वाला मुकदमा भी चल रहा हो, जिसमें एक साबका चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, या साबका चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें कहीं जो अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान करती थी। तो मैं समझता हूँ कि इनको तो बिल्कुल एहतराज़ करना चाहिए था। मुझे याद आता है जब पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे सर अब्दुल रशीद, तो उस वक्त लियाकत अली ख़ान जो कंबाइंड यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, तो ये सर्किट पर आए हुए थे सर अब्दुल रशीद चीफ जस्टिस। तो उनको रिक्वेस्ट की गई चीफ जस्टिस अपना चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर ने, लियाकत अली ख़ान साहब ने, कि आई वांट टू कॉल ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनकी तरफ से जवाब रिग्रेट्स का गया कि रिग्रेटफुली आई कैनॉट सी द Prime Minister of Pakistan because cases by the Federation and against the Federation are fixed in the Circuit Court in this week, and I do not want to give an impression that the executive has influenced the judgments in any manner whatsoever. तो एक तो मेयार ये होता था कि जजेस अपनी ज़ात भी साथ नहीं लिखा करते थे, कौम कभी जज ने अपनी साथ नहीं लिखी थी। और अब तो सारे जो है जजेस का वतीरा बदल गया, और हर फंक्शन में, बल्कि वो अगर उनको इनविटेशन ना आए तो वो कहते हैं कि क्यों इनविटेशन नहीं आया। जो गवर्नमेंट ने फिर एंड में, जो गवर्नमेंट ने जो एंड में रोका, नवाज शरीफ साहब की तकरीर को जो रोका, डिस्टर्ब किया, क्या गवर्नमेंट हक बिजानब थी वो रोकने में? देखिए ये तो लाइनें काट दी गई ना मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, वो भी गलत है मैं समझता हूँ। ये तो आप कोई भी बुनियादी हकूक़ को अगर आप देखें तो भले आपको कोई बंदा अच्छा लगता हो, उसका चेहरा अच्छा लगता हो, नहीं, कानूनी तौर पे बताएं, अगर कानूनी तौर पे मुझे बताएं खोसा साहब, कानूनी तौर पे अगर कोई एब्सकॉन्डर फ्रॉम लॉ हो, वांटेड हो, अब टेक्निकली वो मफरूर हैं, तो क्या गवर्नमेंट को राइट नहीं है कि उनको पब्लिक एड्रेसेस वगैरह पे रोका जाए? क्या गवर्नमेंट इलीगल है एक्शन गवर्नमेंट का? बिल्कुल इलीगल है जजमेंट का, गवर्नमेंट का, इसलिए कि कौन सी, मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो बुनियादी हकूक़ पर हावी होती है। देखें आर्टिकल 8 में ये है कि ऑर्डिनरी लॉज जो हैं दे आर सबसर्विएंट टू द फंडामेंटल लॉ विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
तो अगर आइन में हर शख्स को आज़ादी, आप कह रहे हैं बुनियादी, मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर वो अपने आप को कानून के सामने सरेंडर नहीं करते तो जिस तरह बेल लेने के लिए भी आपको जाना पड़ता है हाईकोर्ट के सामने, तब आपकी बेल भी हो जाती है, अगर वो कानून के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं करते, उन्हीं अदालतों के मफरूर हैं, तो क्या उनके बुनियादी हकूक भी उस तरह फिर आम आदमी वाले बुनियादी हकूक तो नहीं रहेंगे? क्या वो भी सस्पेंड नहीं होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे सस्पेंड, इसलिए कि उनकी अपील को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉर्मेंट कर दिया है कि जब वो आएंगे उसको बरामद करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी अपील को खारिज नहीं किया गया। अपील एक कंटिन्यूएशन होता है, तसलसल होता है जो है उस ट्रायल का, उस ओरिजिनल केस का। और अभी वही अपील जो है उसके मुंदरजात अगर आप देखें तो उसमें जो है मरियम बीबी का भी अपील अगले दिन लगी थी उसी अदालत में, और जो हशर नैब का उन जज साहबान ने किया था, नैब के प्रोसिक्यूटर का, कि कौन सी आपके पास लीगल एविडेंस है, आप 12 साल पुराना फलां दिखा रहे हैं। मेरिट्स पे मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी तक उसको हतमी नहीं हुआ है। या तो आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट, इसमें शिबली साहब को भी ले लेते हैं। शिबली साहब का मैं पहले कॉमेंट ले लूँ। ये मुझे बताएं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आपके झगड़े अपनी जगह हैं, आप लोग भी इतने ऑटोक्रेटिकली क्यों एक्ट करते हैं? दूसरा, दो सवाल है। दूसरा, कुछ दिन पहले हमने देखा एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा एक फंक्शन था, वहाँ पे की नोट स्पीकर मरियम थी, इस जगह पे की नोट स्पीकर देखा जाए तो मियाँ साहब थे। तो क्या ये कोई पैटर्न आपको नज़र आता है? देखें, बुनियादी चीज़ ये है जो कि खोसा साहब ने अपनी शुरू की इब्तदाई में जब उन्होंने जजेस के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने ख़ुद ये कहा कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जो कि लॉ को मतलूब हैं, जो कि डिक्लेयर हुए हैं एब्सकॉन्डर, तो उनको आपने एक की नोट स्पीकर के तौर पे एक उसकी तौर पे बुलाया है। तो आया लॉयर कम्युनिटी जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी, ये ज़ेब देता है कि ये रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने का एक अच्छा तरीका है कि जिसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इफ़ समवन इज़ अ लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर ग्रुप का, तो उसको आप लाएं और वो कानून जो जिससे कि वो ना एक्सेप्ट करते हैं और ना उसके सामने पेश होते हैं, तो वो उनको ये प्रिविलेज हासिल होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद फंडामेंटल राइट। सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू खोसा साहब, इज़ अ मच आई मीन लॉ में वो ऑब्वियसली बड़े उनका नाम है, लेकिन मैं ऐसे तो एग्री नहीं करता हूँ कि हम तो सिंपल लोग हैं। हम ये कहेंगे कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग just because you happen to be in a certain position or you were in a certain position or you have a certain party to lead, तो आप पे कानून नहीं होता। आप मुझे बताएं कि किसी और मुल्क में आपने लियाकत अली खान की भी मिसाल दे दी, आप मुझे ये बताएं कि किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह हो सकता है कि इफ समवन फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न, भूल जाएं उसको, ही इज़ वांटेड बाय द लॉ एंड ही इज़ नॉट अपीयरिंग, वो गए हैं कि जी वो बीमार हैं, उनका इलाज है, लेकिन इफ अगर वो वहाँ से बैठ के और इमाम खुमैनी बन जाए और वहाँ से वो अपना वो खिताब भी करें, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं लोगों को कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कानून आपके पीछे है या कानून आपके आगे है। आप जो है तो चूँकि एक सर्टन पोजीशन पे थे और एक सर्टन पोजीशन कमांड कर रहे हैं, तो आप जो है ना कानून से बालातर हैं और आप जो है तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर वो गलत था कि जिसमें कि आप कह रहे हैं कि जजेस को बुलाया गया, जिसमें कि एक पॉलिटिकल स्पीच, और फिर ये आपने रेफरेंसेस भी दिए सर अब्दुल रशीद के, और साथ ही साथ में आपने कहा कि जी उनको फिर आखिर में की नोट स्पीकर ही बुलाया, तो बाय द सेम आर्गूमेंट कि जी फंडामेंटल राइट हैज़ नथिंग टू डू। फिर इस तरह अगर ऐसी बात है तो वी शुड गो and Hum TV should go and other channels should go to Koट लखपत जेल and all the jails in Pakistan, और वो जो है तो उधर के जो भी लोग हैं उनके प्रोग्राम्स को वहाँ से नशर करे। just because they are in jail, जो और एब्सकॉन्डर्स हैं, कानून से भागे हुए लोग हैं, आया उनको भी अलाउ होगा? फंडामेंटल राइट्स तो सबके एक होते हैं ना, ये ओहदे से तो फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल हुकूमत ने ठीक किया, बल्कि ये तो मीडिया को भी यही चाहिए था कि वो ना करते, बिकॉज देखिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें आज फवाद चौधरी ने ये बताया कि उमर अयूब ने एक ख़त लिखा है स्टेट बैंक को, पाकिस्तान को, और उन्होंने कहा कि जी हमें इलीगल फंडिंग हुई है इस फंक्शन की और ये और वो। क्या अब आप लोग इसको बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं? नो, आई थिंक देखिए जी,
प्रॉब्लम ही क्या हुआ है कि जब हमने हर चीज़ को इग्नोर किया, हमने साइड लाइन की ये जी ये मालिक है, ये शिबली है, ये फलाना है, ये अपने खोसा साहब हैं, ये जुबैर है, ये अपने छोड़ो यार ये नहीं, इसी वजह से हम इसी सिचुएशन में पहुंचे हैं जिसमें कि हम हैं कि रिट होनी चाहिए। इदारों को जितने मॉनिटर करने वाले हैं उनको अपना रोल अदा करना चाहिए कि किसने किसको फंड किया और किस वजह से किया, आया वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आया वो इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं। अब जो फैफिन और जो दूसरा जो उसका इदारे की बात चल रही है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि ये इदारे हैं इसीलिए कि इनको करना चाहिए। उनको तो मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक को और उसको खत लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उनको खुद ही ये प्रोएक्टिवली ये एक्शन लेना चाहिए। साहब वेरी क्विकली मालिक जी जी शिबली साहब से ज़रा एक बहुत अदब से मैं सवाल करता हूं कि अगर उन्होंने जुर्म किया है, आप रियासत हैं, आप सरकार हैं, आप इस वक्त हुकूमत हैं, तो आप मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर? और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर, अगर उन्होंने किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो मुंतज़मीन और उनके ख़िलाफ़ कोई कायम करे मुकदमा, बता दीजिएगा कि फ़लाँ दफ़ा जो है फ़लाँ ज़ाब्ते के तहत उन्होंने जुर्म किया है, उसको उसकी पादाश में उनके ख़िलाफ़ ये हम कायम कर रहे हैं मुकदमा। देखें खोसा साहब, आई नो यू आर ट्राइंग टू पिच द लॉयर कम्युनिटी अगेंस्ट अस, बट ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि लॉयर कम्युनिटी जो कि कानून के पासदार हैं, कानून के रखवाले हैं, कानून को इम्प्लीमेंट करने में उनका, लोगों को इंसाफ दिलाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं उसी बात से जो कि आपने शुरू में की, जिसको कि आपने साबित किया कि ये जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ था, उसको इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अगर हम हाइंडसाइट में देखें, अगर आपसे कोई मशवरा करता, मुझसे नहीं आपसे कोई मशवरा करता, आप आई एम श्योर आप यही मशवरा देते कि जी इस तरह ना करें, ना किसी और को, ना जजेस कम्युनिटी से किसी को आना चाहिए, ना नवाज शरीफ को वहाँ से तकरीर करनी चाहिए। आई एम श्योर आपने यही जवाब दिया होता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मुंतज़मीन थे उन्होंने एक वो हर साल करते हैं, उन्होंने वो एक फंक्शन किया, उसमें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब कोई वहाँ पे कोई एक ऐसा काम हुआ जिसमें कि यही किया गया कि उनकी तकरीर को रोक दिया गया, जो कि मेरा ख्याल है कि करना चाहिए, बिकॉज ये बात तो सच्ची बात है कि ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये तो एक होना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह के आपने खुद ही कहा है कि जो अपने हैं हमारे मोहतरम जजेस हैं, हमारे जो कानून लॉ के जो वो हैं रखवाले हैं, तो उसमें आपने खुद ही बयान दे दिया है कि वो किस तरह से होना चाहिए था या किस तरह से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मुझे जुबैर आपको भी इससे मैं शामिल कर लूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। कुछ देर पहले मरियम ने एक फंक्शन को एड्रेस किया जर्नलिस्ट के, अब मियाँ साहब ने इस पर एड्रेस किया। फिर इन्हीं दिनों में हम देखते हैं जब आपकी तारीखें लगती हैं, वीडियोस निकलना शुरू हो जाते हैं। आप पहले चीफ जज साहब निकले, जो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी एक इन्होंने बड़ा उस पर इशू बन गया कि जी साकिब निसार ने मेरे सामने टेलीफोन किया। ये आप लोग नहीं बताते कि वो आपके पार्टी के ऑफिस बेरर भी रहे सिंध में। ये आप लोग नहीं बताते कि उनकी अपॉइंटमेंट भी आप लोगों ने की चीफ जजी की। आप ये भी नहीं तब बता रहे थे कि उन्होंने मुलाकातें की नवाज शरीफ साहब से, फिर आके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। खैर वो तो अब कोर्ट के पास है। ये हमें बताएं कि ये कोइंसिडेंस है, हमें एक पैटर्न सा नज़र आता है कि जब मुकदमे होते हैं हम इस तरह की कंट्रोवर्सीज देखते हैं और केसेस के बजाय इन इंसिडेंट्स पे बहस शुरू हो जाती है। पैटर्न तो बड़ा क्लियर है। पैटर्न ये है कि जितने मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो लॉयर कम्युनिटी है, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के। वो अगर उनकी नज़रें उस तरफ हैं, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ हैं या मरियम नवाज़ की तरफ हैं, तो ये तो इनको सीखना चाहिए कि जिसको ये समझ रहे थे कि ख़त्म कर चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और वो 3.5 साल के बाद वो ही मेन फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत का, तो समझना तो इनको चाहिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकें। आपने जितने केसेस बनाने थे, जिससे भी हेल्प लेनी थी जुडिशरी से या दूसरे उनसे, आपने जो भी करके देख लिया, जेलों में डाल दिया, सब कुछ कर लिया, रेफरेंसेस बना लिए, झूठे मुकदमे बना दिए। एट द एंड ऑफ द डे उधर ही खड़ा है मियाँ नवाज शरीफ। ही इज़ द मोस्ट रेलिवेंट नेम इन पाकिस्तान टुडे। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा कि कंट्रोवर्सी, देखें ना, अभी अगर मैं साकिब निसार की ऑडियो की बात करूं, उसके इम्प्लिकेशंस आप देखें ना कितने सीरियस हैं दोनों तरफ से। मैं आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था सच है ये झूठ है, वो तो बात की बात है, बट अगर सच है, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड, अगर सच है,
तो इट मींस कि इमरान खान को सबसे ब्रॉड नहीं, अगर तो आप ना कि आप लोगों ने तो ट्वीट भी किया कि जी हमने सर्टिफाइड कॉपीज हमने वो अमेरिकन कंपनी से ही, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप सुन, नूरानी ने किया ना, हमने तो ना कहे ना, हमने तो ना कहे ना, आप उसको अल्लाह अकबर और करके कंडोन तो कर रहे हैं ना, आप उसको प्रमोट तो कर रहे हैं। जियो जंग ग्रुप, आप तो ऐसे करते हैं, जियो जंग ग्रुप में 90% शेयर PMLN के हैं, मतलब कमाल है, और वो भी उसका फॉर्मर एम्प्लॉई है, अभी है भी नहीं। एनीवेज वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट द पॉइंट इज उसके अच्छा मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं नाज़रीन के लिए एक चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, बल्कि हमारे पे नाज़रीन बैन है कि हम नवाज शरीफ साहब का कोई चीज़ सुना नहीं सकते, लेकिन मैं उसको एक प्रियम्बल दे रहा हूँ कि हम क्यों एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक ऑडियो चल रही है। पहले मैं आपको सुनाऊंगा जो एक स्पीच थी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस एक फंक्शन में कर रहे थे, और जो उसके शुरू के जुमले हैं वही जुमले एग्जैक्टली उस ऑडियो में हैं जो सपोजिटली वो ऑडियो रिवीलिंग ऑडियो जिसमें उन्होंने बात किया कि देखें ये नाजायज़ फ़ैसले हमारे से करवाए जा रहे हैं, वो स्पीच का एक हिस्सा अर्लियर हिस्सा लेके फिर लफ्ज़ जोड़े गए कि नहीं। और एक ऑडियो जो चल रही है शायद वो इनके खैर खाओं ने बना के दिखाई है, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वॉइस को एडिट किया गया है और उन्हीं के जुमले इस तरह जोड़े गए हैं कि लगता ही है कि वो स्पीच कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसमें सुनेंगे उसमें नवाज शरीफ जितनी उनकी बातें जोड़ी गई हैं, जुमले इस तरह जोड़े गए हैं कि वो अपनी बुराइयां खुद कर रहे हैं। तो नज़र तो ये आता है कि ये जो ऑडियोज़ की गेम शुरू होगी कोई इतनी क्रेडिबल नहीं है कि जिसमें सारे इतनी सीरियसली हो जाएं। मैं ब्रेक से पहले छोड़े जा रहा हूँ, फिर उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन सुन लें ये तीनों चीज़ें आप। Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little not aggressive, be loud about it. कि unfortunately, जो हमारे पास इस वक्त ऑर्डर्स आ रहे हैं वो गालिबन कुछ मन मर्जी और मंशा पे ज्यादा। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली वही जुमले जो उसके अंदर भी जुड़े हुए इसी स्पीच से। और जरा नवाज शरीफ साहब भी क्लिप सुना लें, फिर मैं ब्रेक लूंगा। मुल्क में इंतशार फैल रहा है, नवाज शरीफ से पूछो जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो मैं सच कह रहा हूँ ना, लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है। नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से घर घर में चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा। अब ये जाहिर है ये इतनी नवाज शरीफ साहब तो बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक फ्लो में लगता है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल टेप चल रही है। सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूँ कि क्या आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इन चीज़ों पे फैसले होने, क्या इन चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए जो असल इशू हैं, कि क्या अदालतों में PMLN के लीडरान अपने जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे? क्या ये लोग जो इन्होंने अभी कहा है कि हम बड़े सिंपल लोग हैं, इन्होंने कहा है शिबली साहब ने, और हम क्या मैसेज दे रहे हैं, वो भी हम बात करेंगे कि कितने एक सिंपल लोग हैं आप। एक दिन हमें बताते हैं कि TLP जॉन्सी है, इससे बड़ा इस मुल्क का दुश्मन कोई नहीं है, रॉ से फंडेड ये लोग हैं, और जनाब ये पुलिस वाले सड़कों पे मार रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ जला रहे हैं। फिर इन्हीं के लोग जाके उनको गुलदस्ते पेश करते हैं, इन्हीं के लोग कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर ने हमें भेजा है, और उनके साथ इलेक्शन अलायंसेस की बातें करते हैं। तो अगर अपोजिशन हमारे साथ कुछ मुनाफकत कर रही है तो फिर लगता तो ये है कि हुकूमत भी हमारे साथ पूरा सच नहीं बोल रही। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, कौन कितना सादा है। जी वेलकम बैक टू द शो। जुबैर साहब आप बताएं, ये जो शिबली साहब कह रहे थे इतनी सिंपल बातें हैं, ये TLP वाला इशू बना है, हमें यह भी बताया गया था कि हमने जी ये एग्रीमेंट उनसे हो गया कि कोई नया धरना नहीं होगा, एहतजाज नहीं होगा। कल हमारे एक प्रोग्राम में, हम न्यूज़ के प्रोग्राम में, डॉक्टर शफीक हैं जो कि मरकज़ी मजलिस शूरा के मेंबर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कहा कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ हुआ, कोई हमने ऐसी गारंटी नहीं दी, और अगर कल को कोई बात होगी तो ये हमारा हक है किसी भी जमात का, हम दोबारा सड़कों पे एहतजाज भी कर सकते हैं। तो दैट थिंग इज़ नॉट देयर। मुआहदा अभी तक खुफिया है, मुझे नहीं पता क्या खुफिया है, अभी तक क्यों नहीं सामने लाया जा रहा।
ये जो हो रहा है इससे गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है? जब एजाज चौधरी साहब जाते हैं और गुलदस्ते पेश करते हैं, वही पुलिस जिसके तहत 5 अफसरान शहीद हुए, वही उनकी हिफाजत में मामूर है। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? फिर यही खोसा साहब से मालिक, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी हुकूमतों ने पीछे हटी है, कोई ये पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन जिस शेमफुल तरीके से इस हुकूमत ने परफॉर्म किया है, क्योंकि एक काबीना की मीटिंग होती है आज से महीना पहले और उसके बाद फवाद चौधरी साहब आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि काबीना ने ये फ़ैसला किया, काबीना ने, कि अब से इसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट किया जाएगा, ये इंडियन फंडेड है और ये हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि ये पुलिस वालों के साथ और दूसरे इदारों के साथ ये सब करें और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये फ़ैसला काबीना का था। उसके चंद दिन के बाद वो डिक्टेट करते हैं कि फवाद चौधरी साहब नहीं होंगे किसी भी मुज़ाकराती टीम में, शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो नहीं होंगे, और फिर एक कहा जाता है कि एक मुआहदा हो गया। मुआहदा जो है मेरी नज़र में मालिक कोई मुआहदा नहीं, वो एनवलप के अंदर कुछ भी नहीं है, बिकॉज दे हैव जस्ट कंसीडर्ड एवरीथिंग टू TLP। और उसका एक मुजाहरा कि एक दिन फवाद चौधरी तारीफ़ करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त उन्होंने तकरीर की कि हमने घुटने टेक दिए और हमारे पास ये इतना दमखम है ही नहीं कि हम इस किस्म का दबाव बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल, बट ही सेड मेक नो मिस्टेक, ये टिकिंग बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। और दूसरी तरफ एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं और जो कहते हैं कि जी वो इमरान खान की मर्जी से गए हैं, वो गुलदस्ते लेके जाते हैं। आप वो देखें जो शहीद किए गए हैं और जो टॉर्चर करके मारा गया है पुलिस वालों को, और स्टेट क्या मुजाहरा कर रही है कि जी हम उनको गुलदस्ते और मिठाई देने जा रहे हैं और गले ऐसे मिल रहे हैं जैसे वो हज करके आए हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि इससे ज़्यादा शेमफुल चीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा स्टेट घुटने टेक सकता है, इससे ज़्यादा क्या गलत मैसेज आप दे सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, कि यहाँ जिसकी मर्जी आएगी अगर वो जत्था निकाल के ले आएगा तो दे कैन गेट एनीथिंग फ्रॉम द स्टेट एंड एवरीवन विल बैक इट ऑफ। खोसा साहब आपने क्या मैसेज लिया इससे? बिकॉज नवाज शरीफ के मैसेज पर तो शिबली साहब बहुत बोले कि अगर उनको बोलने दिया जाता तो उसका एक मैसेज था, आपने इससे क्या मैसेज लिया? देखिए, इस पे मैं समझता, खैर वो शिबली साहब ने मेरे उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि कौन सा कानून जो है वो माने करता है और कौन सी शिक है जिस पर रियासत लॉयर तो नहीं है ना, नहीं कर सकती। चलें आगे चलते हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है सर कि हुकूमत, इसमें हुकूमत कर कौन रहा है इस मुल्क में, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था। जिस तरह ज़ुबैर ने कहा है कि काबीना ने कहा कि ये जो है अपना ये दहशतगर्द तंजीम है, इसे प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, बैन कर दिया इसको, और इसको रॉक के साथ मुंजबित किया, इसको इंडियन एजेंट से बुलाया, इंडिया से पैसे लेना बुलाया, कातिल इन्हें करार दिया, आखिर 7 पुलिस वाले मारे गए। तो जिसने भी जो बाद में मुआहदा किया, ये कम अज़ कम हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत के आज भी वो इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे कोई पता नहीं है क्या मुआहदा हुआ है। और जिस तरह आपने सुनाया उनका जो है TLP वालों का, कि उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम फिर जाएंगे अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ होगी। तो इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि इस हुकूमत में हुक्मरानी कर कौन रहा है? क्या हुकूमत कर रही है या कोई और इदारे हैं जो करते हैं? इसी तरह आप देखें कि TPP के साथ, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी मुआहदा कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चे स्कूल के APS के 147 बच्चे मारे और 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुआ है, उनको भी टेबल पर बैठ के। देखें, ये कहना कि हम खून खराबे को बचा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सरेंडर। शिबली साहब को भी ले लेते हैं। शिबली साहब, हमें भी जरा मैसेज दे दें। आपने कहा हम सिंपल लोग हैं, जरा हमें भी मैसेज दे दें कि एक दिन ये हुआ, अब ये हो रहा है लाहौर के अंदर, क्या मैसेज है? हम क्या समझे क्या हो रहा है? व्हाट इज़ द मैसेज है? क्या आप इसलिए परेशान हैं कि पंजाब के अंदर 33 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर जो TLP के वोट्स हैं वो डिफरेंस ऑफ विनर लूज़र से ज़्यादा, और वो फैसला कौन किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए अब आप उनको गले लगा रहे हैं ताकि आप एक एक्सट्रीम एंड से मुफाहमत करके सिर्फ इलेक्टोरल गेंस के लिए कर रहे हैं? हमें समझा दे, कल तक वो सब दुश्मन आज सबसे अच्छे दोस्त आपके जफियाँ पड़ रही हैं। देखिए, एक आर्गुमेंट तो ये हो सकता है कि जिस तरह हमने देखा रिवर्स रोल था कि जो
फायरिंग की गई और ख़वातीन और बच्चों को शहीद किया गया। मॉडल टाउन छोड़ दें अभी, लेट्स फर्स्ट स्टे ऑन द करंट। क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ ये दें? व्हाट अबाउटिज्म वाला जवाब ना दें। देखें नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए जो चीज़ गलत होती है तो गलत ये नहीं है कि जो अगला करे वो गलत है और जो दूसरा करे वो उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन। चले वो गलत है तो आप भी गलत हो गए। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि देखें मुझे इनसे खोसा साहब से, ज़ुबैर से मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखें जिस तरह ज़ुबैर ने कहा भी एंड राइटली आई अप्रिशिएट दैट कि देखें हमारा मुल्क बदकिस्मती से इस क्राइसिस में रहा है। हर हुकूमत को डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस इस फ्रंट पे, जो कि हमारे मुल्क में जो एक रिलीजियस, तो फिर इतनी एक्सट्रीम लाइन क्यों ली थी? इंडिया वाले हैं, ये कालदम हैं, ये टेररिस्ट हैं। आई एम श्योर कि अगर आप आई एम श्योर अगर फवाद चौधरी ने ये बात की है, ही मस्ट हैव गुड रीजंस और उन्होंने वो की है, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कई दफ़ा मैंने भी सोचा, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें कि उसमें कई इस किस्म की चीज़ें जो हैं तो हम बड़ा उसको ज़रा थोड़े से बड़े ज़रा ब्रॉडर कैनवस से देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन होती उसका क्या वो क्या रिपरकशंस क्या होते। हो सकता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग उससे ज़्यादा वो हो, लेकिन जो हुकूमत फैसला करती है तो उसने सिर्फ एक चीज को ज़हन में नहीं रखना होता, उसने मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्यों खुफिया है, क्यों नहीं बता रहे, क्या फैसला क्या किया? हमें आपके रीजंस नहीं पता। देखें पहली बात तो ये कि जो आपने मुझे वो ब्रेक में जो आप उसको देख रहे थे, जो क्लिप आपने चलाई थी, जो मैंने सुना है, मैं भी मैं गलत हूँ, उसमें तो ये कह रहे थे कि जी ऐसी कोई, जब उनसे कहा गया, सवाल किया गया कि आप फिर एहतजाज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा हक है इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमारा वो हक है, हम करेंगे। देखिए हक तो हर एक का होता है। हाँ। असल क्या चीज होती है, आपके पास दो चॉइस हैं, एक है कि कन्फ्रंट मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं मैं दे रहा हूं। जब गवर्नमेंट कालदम कर रही थी, बैन कर रही थी और टेररिस्ट उसके भी गुड इनफ रीजन होंगे। नो रेप्रिकॉशंस नहीं सोचे थे। नो उसके देयर मस्ट बी गुड इनफ रीजंस, और अगर ये काम किया है तो देयर मस्ट बी गुड इनफ रीजंस कि उन्होंने ये फैसला किया। चलो इसी बात पे खत्म करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट हमें ये कह रही है कि जब हम कोई काम बात कहें तो समझ लो कि वो जायज़ होगी, अगर हम उस बात से फिर जाएं तो तब भी समझ लें कि वो भी जायज़ होगा। हमारे से पूछें मत, हमें आज तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाया गया। अब IMF की आज बातें हो रही हैं, चीज़ें तय हो गई हैं, ये भी इंदिया गया है कि जनवरी में कहीं होगा। हमें ये नहीं पता कि उसकी क्या टर्म्स तय हुई हैं। हमें ये बता दिया गया कि बिजली भी बढ़ेगी, हमें यह बता दिया है कि पेट्रोल भी बढ़ेगा, हमें यह नज़र आ गया है कि डॉलर और चढ़ रहा है और चढ़ेगा, हमारा रुपया भी गिर रहा है, हमें यह नज़र आ गया है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन उससे इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। हमें यह भी बताया गया कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के इश्यूज़ हैं, लेकिन हल उसका क्या है कि अब बिजनेसेस के लिए और मुश्किलात पैदा कर दें और महंगा कर दें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सारी लॉजिक्स मुझे तो समझ नहीं आ रही, लेकिन शिबली साहब दोस्त हैं, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ। अगर उनकी मैं बात पे छोड़ देता हूँ कि अगर पहले कोई रीज़न बात की होगी उसकी भी रीज़न होगी, अगर बात अब दूसरी की है तो उसकी भी वजह है। शायद हमारी अक्ल ही नाक़िस है, हमें समझ नहीं आ रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।